इंडिया के इतिहास में आप कभी भी देख लीजिए, क्राइम और पॉलिटिक्स का एक गहरा रिश्ता रहा है। हमेशा किसी क्राइम या फिर क्रिमिनल का किसी पॉलिटिशियन पार्टी या फिर पुलिस का सपोर्ट रहा है। मैं अब आपको ये तो नहीं कहूँगा कि सभी करप्ट हैं, पर हर क्राइम केस के पीछे यही सच्चाई है। शायद इसीलिए क्रिमिनल्स के हौसले इतने बुलंद हैं। इन सब में पिसता सिर्फ आम आदमी ही है, पर कई बार आम आदमी का भी इन क्रिमिनल्स को लेकर सब्र टूट जाता है। और जब उन्हें कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो वो इतने मजबूर हो जाती है कि कानून को अपने हाथ में लेने की सोच लेते हैं। आज मेरी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही क्रिमिनल के क्राइम्स की कहानी बताने जा रहा हूं जिसके पाप का घड़ा इतना भर गया कि आम जनता को खुद इंसाफ करना पड़ा, खासकर औरतों को। इंस्पायर्ड बाय किंग लॉयन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के जुल्मों की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिसका इंसाफ अदालत में बैठे जज ने नहीं बल्कि आम जनता ने खुद किया। वो इंसाफ जो इंडिया की किसी भी अदालत में अब से पहले ना अब के बाद अब तक हुआ। कहानी 90s के कस्तूरबा नगर बस्ती की है, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंडर में आती है। यहाँ की आबादी में ज़्यादातर दलित परिवार हैं, जिनके यहाँ 300 के करीब परिवार हैं। नागपुर में पहले भी आमतौर पर क्राइम होते थे, पर इस छोटे से इलाके से कम, जहाँ के लोग बड़े परेशान थे। यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, ना ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। अपने छोटे मोटे काम धंधों से अपना गुजारा कर लिया करते थे। पर उनकी परेशानी का कारण ये नहीं था, बल्कि वहाँ का एक लोकल गैंगस्टर था जिसका नाम था भारत कालीचरण। पर इस नाम से लोग उसे कम ही जानते थे, एक दूध बेचने वाले से पहले तक, जब तक उसने क्राइम्स की दुनिया में अपना कदम नहीं रखा था। क्राइम की दुनिया में आने के बाद उसका नया नामकरण अक्कू यादव नाम से हुआ। अक्कू यादव पहले छोटी मोटी हेरा फेरी किया करता था, फिर जैसे जैसे उसका हौसला बढ़ता गया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ उसके सर पर आया, तो उसके जुर्मों की लिस्ट बढ़ती गई। रंगदारी, धमकाना, मारना पीटना, यहाँ तक कि कत्ल करना भी उसके लिए आम बात हो गई। उसकी हिम्मत इस कदर तक बढ़ गई कि वो औरतों से सेक्सुअल हरासमेंट और रेप करने तक एक बार भी ना सोचता था। अक्कू के ऊपर अब तक कई कत्ल, मारपीट और 40 से ज़्यादा रेप के केस दर्ज हुए, पर पुलिस ने कभी कोई एक्शन ना लिया। अक्कू हमेशा अपनी पावर और रिश्वत के सहारे बेखौफ अपनी मनमानी करता रहा। जब कभी कोई इसकी शिकायत करता तो वो उसका जीना मुहाल कर देता। शिकायत करने वाला या तो मारा जाता या रेप कर दिया जाता। अक्कू के क्राइम में ज़्यादातर औरतें ही निशाना होती थी, जिन्हें वो अपनी हवस का निशाना बनाता था। कई औरतें अपनी शिकायत लेके पुलिस के पास गई, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। एक औरत ने तो रेप के बाद अपने आप को तेल डाल के आग लगा ली थी, शर्म के, क्योंकि अक्कू ने उसे बस्ती में मुंह दिखाने लायक तक ना छोड़ा था। सुनने में आता था कि अक्कू के 40 से ज़्यादा रेप विक्टिम्स थे, जिनमें से कुछ औरतों को अक्कू ने रेप के बाद चाकू से गोद गोद कर मार डाला था। अपने 10 साल के आतंक में उसने अपना ऐसा खौफ बनाया कि उसके डर से औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। मर्द उसके सामने आने से बचते थे कि कहीं उसकी नज़र में ना आ जाए और वो पता नहीं क्या क्या कर दे। यहाँ तक कि लोकल सब्जी बेचने वाले भी कस्तूरबा नगर में सब्जी बेचने जाने से घबराते थे। यही सिलसिला चलता रहा अगले 10 सालों तक, पर एक घटना ने इस बस्ती की तकदीर ही बदल दी। बस्ती के 300 परिवारों में से एक परिवार उषा नारायण का भी था, जिसके माता पिता ने उन्हें बस्ती से बाहर शहर में पढ़ने लिखने भेजा था। उषा अपनी पढ़ाई करके छुट्टियों में घर आती है। हालांकि उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि उषा वहाँ आए, वहाँ के माहौल की वजह से, लेकिन उषा ने जिद करके उन्हें मना लिया था। एक इत्तेफाक से जब उषा वहाँ थी, तब उसके पड़ोस के घर में अक्कू के कुछ आदमी आए, जिसका वजह पता लगी कि उस परिवार ने अक्कू के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी खबर अक्कू के आदमियों को लगी थी। तो उन सब ने वहां आके उनसे मारपीट शुरू कर दी। पड़ोस में शोर सुनकर जब उषा बाहर आई, तो उसने देखा कि पड़ोस में कुछ गुंडे पड़ोसियों को बुरी तरह से मार रहे हैं और वो सबसे हेल्प मांग रहे थे, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। तभी उषा जी उनके बीच में आ जाती और बीच बचाव करने लगती है। इससे पहले गुंडे उषा की तरफ बढ़ते, उषा ने घर आके पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और पुलिस को देख के अक्कू के आदमी उषा को देख लेने की धमकी देकर वहां से खिसक लेते हैं। ये बात जब अक्कू को पता लगती है कि उसके आदमियों को एक लड़की की वजह से वहां से जाना पड़ा, तो कुछ 2-2.5 घंटे बाद अक्कू अपने साथ कुछ 50 आदमियों को लेकर वापस बस्ती में आता है और एक तेजाब की बोतल उषा के घर के बाहर दरवाजे पर देकर मारता है और गाली गलौज करने लगता है। जब उषा और उनका परिवार बाहर निकलते हैं, तो अक्कू उनको धमकाते हुए कहता है कि अगर आगे कभी उसने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो उसका रेप कर दिया जाएगा और उसके माँ बाप को भी मार दिया जाएगा। पर उषा जैसी पढ़ी लिखी लड़की ने उनकी बात का उल्टा जवाब देते हुए कहा कि वो अभी पुलिस को बुलाएगी। अक्कू ने उन्हें फिर धमकाया, पर उषा घर के अंदर जाके पुलिस को कॉल करने लगी। ये देख कुछ गुंडे घर में घुसे उनको रोकने के लिए, पर उषा नहीं रुकी और उन्होंने अपने रसोई में लगे गैस सिलेंडर की गैस खोल और माचिस अपने हाथ में ले लिया और सबको धमकाते हुए कहा कि किसी ने मेरे परिवार या मुझे हाथ भी लगाया
तो मैं यहाँ आग लगा कर तुम सबको और अपने आप को आग लगा लूँगी। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, मैं सबको साथ लेकर मरूंगी। और वो सच में ऐसा कर भी देती। ये देख अक्कू और उनके आदमी कुछ सहम गए और पीछे हट गए। आसपास के लोग भी घरों से ये नज़ारा देख रहे थे। उषा उनको लगातार माचिस हाथ में लिए धमकाती रही, जिसकी वजह से अक्कू और उनके आदमी वहाँ से चले गए। बस इसी इंसिडेंट से बस्ती की नई तकदीर लिखी गई। 10 साल में पहली बार बस्ती के लोगों ने देखा कि अक्कू को एक अकेली लड़की की हिम्मत ने कैसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया और सोचने पर मजबूर किया कि अगर सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो क्या होगा। और वहीं सब ने एकजुट होकर अक्कू से लड़ने की सोची, उसका मुकाबला करने की ठानी कि बस अब बहुत हुआ। 10 साल में जो उन्होंने जुल्म सहना था वो झेल लिया, अब और नहीं। अगले दिन सब इकट्ठे होते हैं और फैसला लेते हैं। सब एक साथ अक्कू पे धावा बोलने के लिए इकट्ठे होकर उसके घर पहुंचते हैं और अक्कू के घर को आग लगा देते हैं। इसे अक्कू की खुशकिस्मती कह लीजिए कि अक्कू उस वक्त घर नहीं था, जिसका पता बस्ती वालों को नहीं था। अक्कू के चेले चपाटे आधे तो बस्ती वालों को गुस्सा देखकर ही भाग खड़े हुए और बाकी बचे हुओं को भीड़ ने बुरी तरह मार के भगा दिया। अक्कू का घर जलाने के बाद भागते हुए अक्कू के आदमियों से सारी बस्ती वालों ने कहा कि अक्कू को बता देना कि अब वो नहीं बचेगा। ये बात अक्कू तक पहुंच जाती है और समझ जाता है कि ये सब उस उषा के भड़काने के बाद ही इकट्ठे हुए हैं। बस्ती वालों का गुस्सा देखकर वो डर जाता है और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। पर डर रहा था कि गांव वाले उसे किसी तरह ढूंढ लेंगे और इसी डर की वजह से वो जाके पुलिस स्टेशन सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके लिए उससे ज़्यादा सेफ जगह और कहीं नहीं थी। क्योंकि वो पुलिस को हमेशा अपनी जेब में रखता था, पुलिस हमेशा उसके लिए काम करती थी उसके हिसाब से। ये बात गांव वालों तक पहुंच गई और उन्हें समझते देर न लगी कि अक्कू जानबूझकर जेल गया है। और ये सुनकर सब बस्ती वालों को गुस्सा चढ़ता है कि 10 साल बाद सबकी हिम्मत जागी थी और अब अक्कू उनकी पहुंच से बाहर था। अक्कू के जानकार से उन्हें यह भी पता लगा कि मामला ठंडा पड़ता ही अक्कू जमानत पर बाहर आ जाएगा और फिर सबसे बदला लेगा, जिसका गांव वालों को भी ये एहसास था। 12 अगस्त 2004 को गांव वालों को वकीलों से पता लगता है कि अक्कू की कोर्ट में दोपहर को कोर्ट नंबर 7 में पेशी होने वाली है और वो डेट थी 13 अगस्त 2004, यानी कि अगले दिन। उन्हें ये भी पता था कि अक्कू को जमानत मिल जाएगी और फिर उन्हें पता था कि अक्कू आगे क्या करेगा। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया कि अक्कू का फैसला कोर्ट में ही हम लोग करेंगे। 13 अगस्त 2004 को कस्तूरबा नगर की 200 से ज़्यादा औरतें कोर्ट पहुंचती हैं। सभी अपनी तैयारी से आई हुई थी। सभी के एक हाथ में लाल मिर्च का पाउडर था और साथ में जिसको घर से कोई भी चाकू या नोकीली चीज़ मिली वो साथ लेकर आई। पुलिस को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी, पर जब 200 से ज़्यादा औरतें वहाँ जमा हुई तो पुलिस थोड़ी अलर्ट हुई। सभी औरतों ने मिलकर बताया कि कोर्ट में गवाही के तौर पर आई हैं। दोपहर को पुलिस भी अक्कू को लेकर कोर्ट पहुंची। अक्कू जब पेशी के लिए अंदर जाने लगा तो उसे उस भीड़ में एक औरत दिखी जिसका वो पहले भी रेप कर चुका था। वो उसके पास से निकलता है और उसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो जल्दी ही बाहर आएगा और उसके साथ फिर वही हरकत करेगा। वो औरत ये सुनते ही अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और पुलिस के बीच में से होते हुए अक्कू पर अपनी चप्पल से हमला कर देती है। अक्कू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि जो औरतें अब तक शांत खड़ी थी और जो अक्कू के बाहर आने का वेट कर रही थी वो भी इसमें शामिल हो गई। पुलिस वाले जब उस औरत को हटा रहे थे, सारी औरतों ने मिलकर पुलिस और अक्कू को घेर लिया। अक्कू के साथ उस वक्त कुछ 10-15 पुलिस वाले थे। उन औरतों ने पहले उन पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डाली ताकि वो कुछ देख ना सके और फिर अक्कू के पूरे चेहरे पर लाल मिर्ची मल दी। उसके बाद सारी औरतों ने अपने अपने हथियार से जिसे जहां मौका मिलता है अक्कू के ऊपर मार दी। अक्कू गिरता पड़ता अपनी जान की भीख मांगते हुए पूरे कोर्ट रूम भागता है और इतनी औरतों के बीच से निकलना नामुमकिन था। पूरे कोर्ट रूम की दीवारें और फर्श पर खून फैला हुआ था। जिस कोर्ट नंबर 7 में अक्कू के केस की सुनवाई होनी थी, उसी कोर्ट रूम के ही बाहर 5 मिनट के अंदर अंदर कस्तूरबा नगर की औरतों ने अक्कू का इंसाफ कर दिया था। ये सब होने के बाद जब तक पुलिस फोर्स वहां आई तब तक वहां से सभी औरतें जा चुकी थी। अब पुलिस को सीधा शक उषा पर हुआ, क्योंकि उषा और अक्कू की कहानी पुलिस को पता थी। सीधा जाके पुलिस उषा और बस्ती के कुछ औरतों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि बड़ी अदालत में वहाँ जो कुछ भी हुआ उनके लिए वो भीड़ भर केस नहीं बना सकती थी, तो उषा उनके लिए इजी टारगेट थी। दूसरी तरफ उषा का इसमें कोई हाथ ना था, ना ही वो उस दिन कोर्ट में थी। अगले दिन जब लोगों को टीवी और अखबार के जरिए उषा की गिरफ्तारी और अक्कू के आतंक और उसके साथ हुई घटना का पता लगा तो कस्तूरबा नगर ही नहीं पूरे नागपुर के लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा और सब लोग उषा की रिहाई की मांग करते हुए सड़कों और पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे।
धरना प्रदर्शन का प्रेशर पुलिस पर पड़ा और पुलिस ने उषा नारायण को उषा नारायण का नाम इस केस में सबसे आगे था। बाद में कोर्ट में बस्ती की सभी औरतों ने गवाही दी बाकायदा कि उषा नारायण ने उस दिन कोर्ट में नहीं थी और अक्कू को हमने मारा है। हैरान कोर्ट ने तब कुछ 100 के करीब औरतों को गुनाहगार माना और 18 औरतों पर लास्ट मुकदमा दर्ज हुआ। 10 साल ये केस चलने के बाद 2014 में उन 18 औरतों को कोई गवाह या सबूत न मिल पाने के कारण बरी कर दिया गया। पुलिस ने भी उषा नारायण को घेरने की काफ़ी कोशिश की पर उनके खिलाफ भी कभी कुछ साबित नहीं कर पाई। उषा नारायण की बहादुरी की वजह पूरे नागपुर में एकता की पहचान बनी। कानून की नज़रों में जो हुआ वो सही तो नहीं था, पर अगर पुलिस अक्कू के कदम शुरू में ही रोक देती तो मजबूरन आम नागरिक को ये कदम ना उठाना पड़ता। वो कहते हैं ना कि जुल्म कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना हो, खुदा के पास इंसाफ जरूर होता है, क्योंकि जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है खुदा उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।